नमस्कार दोस्तों। फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद जनता ने अपनी सहमति से लुई फिलिप को राजा बनाया। अब ये लुई फिलिप कौन है? तो लुई फिलिप एक महत्वाकांक्षी राजा था जो आर्लेयंस वंश का था। लुई फिलिप ने अपने शासनकाल में फ्रांस की जनता को दो वर्गों में बांट दिया था, पैसे वाले लोग और मजदूर। जो पैसे वाले लोग थे उसमें जमींदार और फैक्ट्री के मालिक आते थे, और जो मजदूर थे उसमें आम मजदूर आते थे जो जमींदार के खेत में और फैक्ट्री में काम करते थे। जो जमींदार और फैक्ट्री के मालिक थे वो मजदूरों को 8 घंटा काम करवाने के बजाय 14 घंटे काम करवाते थे, और जब कोई मजदूर बीमार पड़ जाता था तो उसको काम से निकाल दिया जाता था। और जो लुई फिलिप था, जिसे जनता ने अपनी सहमति से राजा बनाया था, वो लुई फिलिप अब जनता के लिए कुछ कर नहीं रहा था। तुम कह सकते हो कि लुई फिलिप राजा के भेष में एक विलन था। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब लुई फिलिप को जनता ने राजा बनाया था तो वो मजदूरों के लिए क्यों नहीं सोच रहा था? तो लुई फिलिप मजदूरों के लिए इसलिए नहीं सोच रहा था क्योंकि जो अमीर लोग थे, जैसे कि जमींदार और फैक्ट्री के मालिक, वो राजा को बहुत ज़्यादा टैक्स देते थे। जो लुई फिलिप था उसको जनता ने अपनी भलाई के लिए राजा बनाया था, पर नहीं, लुई फिलिप को चाहिए था पैसा, क्योंकि उसको सिर्फ पैसों से मतलब था। देखो यार, फ्रांस में इतना कुछ होने के बाद भी जनता जैसे तैसे जी रही थी, लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब लुई फिलिप ने गीजो नाम के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। जो गीजो था वो भी मेटरनी के तरह ही निरंकुशवादी इंसान था। गीजो ने भी मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया और उसने अपना पूरा समर्थन पूंजीपतियों को दिया, क्योंकि गीजो को भी सिर्फ पैसों से मतलब था। अब मजदूरों के मन में लुई फिलिप के खिलाफ विरोध आने लगा। फ्रांस में इतना कुछ होने के बाद बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आ गई। तो देखो यार, 22 फरवरी 1848 को थेथर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों को बुलाया गया और लुई फिलिप को गद्दी से हटाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, और ये आंदोलन 2 दिनों तक चला था। 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। इस क्रांति को ही पूरे विश्व भर में 1848 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यार, एक बार फिर से फ्रांस में कोई राजा नहीं था, तो इस बार जनता ने लुई नेपोलियन को राजा बनाया। और लुई नेपोलियन एक ऐसा राजा था जिसने फ्रांस पर सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया था। लुई नेपोलियन ने 1848 से लेकर 1871 ईस्वी तक फ्रांस पर शासन किया। तो देखो यार, ये तो थी फ्रांस की कहानी, जो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब हमें इस चैप्टर में 3 और टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि है यूनान में स्वतंत्रता की कहानी, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनान में स्वतंत्रता की कहानी। तो यूनान एक प्राचीन देश है जिसका नाम बदलकर ग्रीस रख दिया गया है। यूनान एक ऐसा देश है जहाँ से सभ्यता का विकास हुआ था। यूनान का जो राजा था वो भोगविलासी राजा था। भोगविलासी राजा मतलब खाया पिया, ऐश मौज करा, दरबार में 5 लड़कियां नाच रही है, ना कोई काम धंधा करना। तो यूनान का ऐसा राजा था। लेकिन तुर्की ने यूनान पर हमला करके यूनान को अपना गुलाम बना लिया। अब यूनान तुर्की से आज़ाद होना चाहता था, तो यूनान ने एक गुप्त संस्था बनाई जिसका नाम था हिटोरिया फिलाइड। तुर्की और यूनान के बीच युद्ध होता गया, लेकिन तुर्की ने यूनान को अभी भी गुलाम बना रखा था। बात उस समय बिगड़ गई जब इंग्लैंड के एक कवि की हत्या यूनान में हो जाती है। उस कवि का नाम था लॉर्ड बायरन। जब लॉर्ड बायरन की हत्या हुई तो आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब तुर्की धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा, जिस कारण से तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। 1827 ईस्वी में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ने मिलकर तुर्की पर दबाव बनाया कि यूनान को आज़ाद कर दो। ठीक 2 साल बाद 1829 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे एड्रियानो पूल की संधि कहा जाता है। इस संधि में कहा गया कि जल्दी से जल्दी यूनान को आज़ाद कर दो। और ठीक 3 साल बाद 1832 ईस्वी को एक संधि हुआ जिसे कुस्तुनतुनिया की संधि कहा जाता है, और इस संधि के बाद यूनान को आज़ाद कर दिया गया। तो अब हम समझते हैं इटली के एकीकरण को। तो वियना सम्मेलन के बाद मेटरनिक ने इटली को छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया था, जिससे जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी। उसी समय इटली में 3 लोगों की एंट्री होती है, मेजनी, गैरीवाल्डी और काउंट काबूर। तो जो मेजनी है उसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। मेजनी ने 1820 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन की स्थापना की और 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। मेजनी ने इतना कुछ इसलिए किया था जो इटली के छोटे छोटे टुकड़े हुए थे वो एक साथ मिलकर एक देश बन जाए। और जो गैरीवाल्डी था वो पेशे से एक नाविक था। गैरीवाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है, क्योंकि जब गैरीवाल्डी युद्ध करता था तो उसकी तलवार बोलती थी।
गैरीवाल्डी ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था लाल कुर्ती, जिसमें उन्होंने 10,000 सैनिकों को भर्ती किया और सिसिली और नेपल्स जैसे राज्यों को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। गैरीवाल्डी ने अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र इटली के राजा विक्टर एमेनुअल को दे देता है और खुद एक साधारण किसान की जिंदगी जीने लगता है। और जो काउंट कावूर था वो सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी इंसान था और वो निरंकुशवाद का सबसे बड़ा विरोधी था। काउंट कावूर ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया, क्योंकि काउंट कावूर को पता था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया है। क्योंकि देखो यार, तुम्हें भी पता है ऑस्ट्रिया में अभी भी मेटरनिक है और मेटरनिक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तो मेटरनिक के रहते इटली का एकीकरण नहीं होता। 1849 ईस्वी को विक्टर एमेनुअल को सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा बनाया गया। सार्डिनिया पिडमाउंट इटली का सबसे शक्तिशाली जगह था और 1850 को काउंट कावूर को सार्डिनिया पिडमाउंट का वित्त मंत्री बनाया गया और 1852 को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद काउंट कावूर ने सोचा अगर इटली का एकीकरण करना है तो मेटरनिक को हराना पड़ेगा। तभी ठीक एक साल बाद 1853 से 1854 के बीच क्रीमिया और ऑस्ट्रिया में युद्ध हो गया। तो काउंट कावूर ने मेटरनिक को हराने के लिए 15,000 सैनिक क्रीमिया की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया। अब देखो यार, मेटरनिक हारता तो नहीं है, लेकिन जो मेटरनिक की सेना थी वो थोड़ी कमजोर हो गई। काउंट कावूर ने 1858 में फ्रांस के राजा लुई नेपोलियन से समझौता कर लिया और कहा गया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। 1859 को ऑस्ट्रिया की शक्तिशाली जगह लोम्बार्डी पर कब्जा करके सार्डिनिया पिडमाउंट में मिला लिया और ठीक 3 साल बाद 1862 में काउंट कावूर की मृत्यु हो जाती है और वह इटली का एकीकरण नहीं देख पाता है। 1866 को सेडोवा का युद्ध हुआ जिसमें प्रसा और ऑस्ट्रिया लड़ रहा था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हार जाता है और 1870 में सेडोन का युद्ध होता है जिसमें प्रसा और फ्रांस लड़ रहा था। इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है। विक्टर एमेनुअल ने इस परिस्थिति का फायदा उठाया और जो रोम पहले फ्रांस में था उसको इटली में मिला लिया और रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया। अब देखो यार, ऑस्ट्रिया का अंत हो चुका था। अब इटली के एकीकरण में कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं थी, तो इस तरह से इटली का एकीकरण हो जाता है। तो अब हम समझते हैं जर्मनी के एकीकरण को। तो जर्मनी पहले 300 छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था और जब 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था तो मेटरनिक को जर्मन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया था। जब 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना तो उसने ठीक एक साल बाद 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर बना दिया। चांसलर मतलब जिसे तुम प्रधानमंत्री भी कह सकते हो। अब ये बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ मतलब वैसा इंसान जिसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा हो और वह हर काम दिमाग से करता हो। बिस्मार्क का कहना था कि अगर हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में सोचते ही रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें एक सेना बनानी पड़ेगी और युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई और उसने एक सेना का संगठन किया। बिस्मार्क ने 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर हमला कर दिया और डेनमार्क के 2 राज्यों स्लेस्विंग और होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। अब देखो यार, ये बात बिस्मार्क और पूरे जर्मनी को पता था कि जब तक मेटरनिक जिंदा है तब तक जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो इसीलिए बिस्मार्क ने 1865 ईस्वी में फ्रांस और इटली से संधि कर लिया और बिस्मार्क ने फ्रांस को कहा कि अगर हम ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेंगे तो आप बीच में मत आना, और बिस्मार्क ने इटली को कहा कि अगर हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे तो आप अपनी सेना हमें देंगे। तो इस बात के लिए इटली मान जाता है, क्योंकि देखो यार, तुम्हें भी पता है ऑस्ट्रिया ने इटली, फ्रांस, जर्मनी सबका जीना हराम कर दिया था। 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना आसान हो गया था, लेकिन बिस्मार्क ने फ्रांस के 4 दक्षिणी राज्यों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि फ्रांस के जो 4 दक्षिणी राज्य थे वहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी। तो बिस्मार्क ने सोचा कि इसे भी जर्मनी में मिला लेते हैं। जब ये बात लुई नेपोलियन को पता चला तो उसके मुंह से एक ही बात निकली होगी, मत करो यहाँ हर किसी पे एतवार, ये मतलबी दुनिया है जनाब, यहाँ हर कोई निकलता है गद्दार। जब दोस्त शामिल हो जाए दुश्मन की चाल में तो शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। तो देखो यार, जो बिस्मार्क था उसने फ्रांस से दोस्ती कर ली थी ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, लेकिन बिस्मार्क ने फ्रांस के राज्यों पर ही कब्जा कर लिया। ये बात लुई नेपोलियन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में प्रसा के तरफ से इटली की सेना लड़ रही थी, क्योंकि इटली को बिस्मार्क ने लालच दिया था कि युद्ध जीतने के बाद एक राज्य हम तुम्हें दे देंगे। और ये युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था, जिसे सेडोन का युद्ध भी कहा जाता है, और ये युद्ध फ्रांस हार जाता है। और 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इस संधि में रोम इटली को दे दिया गया और प्रसा का नाम बदलकर जर्मनी रख दिया गया, और इस तरह से 10 मई 1871 को इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बता दीजिए।
और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आगे ऐसी ही 10th क्लास की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।